जय श्री कृष्ण दोस्तों हमने अपने यूनिट 1 के जो 5 चैप्टर्स थे उनको तो फिनिश कर लिया। कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ। अब हम यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, किताब डाउनलोड कर लेते हैं। SOLDU पे चलते हैं और किताब डाउनलोड करने के बाद उसका सिलेबस चेक करेंगे कि क्या है। स्किप करते हैं, कंटिन्यू टू वेबसाइट। ये हम एकेडमिक में स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे और नहीं CBCS में जाइए। CBCS में आप जाएंगे यूजी स्टडी मटेरियल में BCom सेमेस्टर 3। और अब यहाँ आप देखेंगे ये आ रहा है कंपनी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यूनिट 1 यूनिट 2, तो हम यूनिट 2 देख रहे हैं। डाउनलोड कर लेते हैं। एक सेकेंड। यूनिट 2 चैप्टर, इसको नाम रीनेम कर देते हैं, कंपनी लॉ। अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको। तो दोस्तों, हमने किताब डाउनलोड कर लिया है और आपने भी कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं। ये हमारा सेमेस्टर 3 का यूनिट 2 सब्जेक्ट नंबर 5, ठीक है। अब ये देख लेते हैं सर यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में कंटेंट सेक्शन में चलते हैं। यूनिट 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब ये 4 चैप्टर हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर्स। फिर यूनिट 3 छोटा सा ही है, एक ही चैप्टर है, कंपनी मैनेजमेंट। यूनिट 4 छोटा सा है, चैप्टर 6 मीटिंग। यूनिट 5 भी छोटा सा है, चैप्टर 7, चैप्टर 8 डिविडेंड, ऑडिट एंड ऑडिटर्स और वाइंडिंग। आप यूनिट को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप चैप्टर वाइज भी चलें तो 5 चैप्टर हमने वहाँ फिनिश किए, 8 चैप्टर हमें यहाँ फिनिश करना है। तो टोटल 13 चैप्टर है आपके सिलेबस में जो कंपनी लॉ में आपको पढ़ना है। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जैसे कल हो कि आप जब रियल में ग्रेजुएट होंगे, रियल में बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्रेजुएट तो बहुत सारे हैं जो घूम रहे हैं। रियल ग्रेजुएट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए यार, CLB कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, याद होना चाहिए। NCLT मैंने नाम सुना है। कई ऐसे ग्रेजुएट हैं जिनको पता ही नहीं NCLT है क्या, NCLT क्या है, उनको पता नहीं 1% कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है ना। उनको नहीं पता कि भाई प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, मिनिमम मैक्सिमम कितने हैं, पब्लिक में कितने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होती है, ऑनलाइन कैसे उसको फाइल करते हैं, MCA की वेबसाइट क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने अपने वीडियोज़ में बार बार यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप, अगर आप वीडियो भी देख लें, 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है, या कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट का ही हो, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ। हम इसी सीक्वेंस में फिनिश करते चले जाएंगे और कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको सही चीज़ें बता पाऊँ और जल्दी बता सकूँ ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो सके। तो चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कई बार बताया है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा संविधान, ऐसे कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी को किस चीज़ में काम करना है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, वो मेमोरेंडम में लिखी होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, वही हमें इसमें पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अगर ये नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, मतलब ये कि आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो बोलिए कि भैया मुझे आप ना MOA दे दीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे दीजिए अपनी कंपनी का, मैं पढ़ लूँगा। वो जनरली एक बुकलेट टाइप से होती है, आप उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है, क्या गोल है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने प्रमोटर्स हैं, किनका क्या परसेंटेज है। ठीक है सर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है ना, ऐसे ही अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना हो तो सर कैसे करेंगे। फिर समरी, छोटा सा चैप्टर है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू शुड एबल टू, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये MOA क्या है, शॉर्ट में इसको MOA लोग बोलते हैं। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, लिस्ट डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉज होंगे, कितने पैराग्राफ होंगे, वो सारे हम जानेंगे। और C है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर अल्टरेशन ऑफ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम के किसी क्लॉज में अगर मैं अल्टर करना चाहता हूँ, अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तो कंपनीज एक्ट के क्या प्रोविजन है, बस ये हम जानेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ सेवरल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये कि अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है बनाने की, वो हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे आप 11th 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक बेसिक एजुकेशन होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। 2 ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम बोलेंगे MOA, और इसको बोलेंगे AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो MOA बनाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम यही है। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, विच डिफाइन, क्या बताता है, इट्स ऑब्जेक्ट एंड लेज डाउन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी फॉर्म। कंपनी के बारे में फंडामेंटल कंडीशंस जिसके बेस पे कंपनी को बनाया गया है, कंपनी को अलाउ किया गया कि भाई तुम बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, वो इसमें लिखा होता है। इट इज़ द अनअल्टरेबल चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। बार बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड पे फोकस है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है, मतलब ये माना जाता है कि इसमें बदलाव नहीं होंगे। बट कई ऐसे केसेस हम भी ये मान के चल रहे थे हमारे संविधान में बदलाव नहीं होंगे, लेकिन हमारे संविधान में मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स। तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बदलते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या, भाई लोगों की सहूलियत के लिए, लोग अपने अच्छे तरीके से जीवन जी सके उसके लिए। ऐसे ही कंपनी के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी वो मेमोरेंडम कहलाती है, उसमें भी अगर ज़रूरत पड़ती है अल्टर की तो कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक नेचर है उसका अनअल्टरेबल, इसलिए लिखा गया अनअल्टरेबल, ये अल्टर नहीं किया जा सकता। नाउ according to section 256 of the Companies Act 2013, memorandum means memorandum of association of a company was originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act। मतलब मेमोरेंडम का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो ओरिजिनली बनाया गया है, जिसको टाइम टू टाइम अल्टर भी कर सकते हैं, पिछले कंपनीज में भी अगर बनाया गया है तो वो भी मेमोरेंडम माना जाएगा कि वो मेमोरेंडम ही है। ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट 2013 में ही मेमोरेंडम माना जाएगा, नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 में भी अगर कोई कंपनी बनी है और उसका जो मेमोरेंडम है उसकी वही सेम वैलिडिटी है, वही सेम वैल्यू मानी जाएगी, सेम बात होगी।
दिस डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी आइडिया ऑफ द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। इस डेफिनेशन में इतनी बड़ी चीज़ तो क्लियर हुई नहीं, इसीलिए लॉर्ड मैकमिलन ने डिफाइन किया मेमोरेंडम एज ए डॉक्यूमेंट which governs the relationship of the company with the outside world। मेमोरेंडम क्या गवर्न करता है, क्या बताता है? मेमोरेंडम बताता है कि रिलेशनशिप क्या है कंपनी और बाहर की दुनिया से। इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, मेरे जैसे शेयर होल्डर्स, आपके जैसे शेयर होल्डर जिसका पैसा लगेगा कंपनी में, वो उनको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स को पता चलता है, क्रेडिटर्स जिनसे आपने गुड्स खरीदा है बहुत सारा बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी, और भी लोग जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, टू नो द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी किस में काम करेगी। इसी को तो बोला जाता है मेमोरेंडम। इट इनेबल दीज पार्टीज टू नो द पर्पस, इन पार्टीज को, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, और भी लोगों को जो कंपनी से कनेक्टेड है, उनको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है, फॉर विच देयर मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड। ऐसे इनका पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, कंपनी करेगी क्या मेरे पैसों से, वो उनको पता होना चाहिए। टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ रिस्क दे आर अंडरटेकिंग इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और उनको पता होना चाहिए मेरे पैसे ये कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है मेरा। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी जो है वो, अभी जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात हो रही है, आपने अपने पैसे ऐसे कंपनी में लगा दिया जो आगे चल के इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली है, तो आपको पूरा पता है ना कि भाई आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का रहने वाला है, पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं, डीजल इतना महंगा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आगे चलने वाली, तो आप अपना सोच समझ के इलेक्ट्रिक कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ के कि भी इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को कम दाम पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती जा रही है उससे वो बच सके। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अकॉर्डिंग टू पाल्मर, मेमोरेंडम स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड इनेबल्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी टू नो वेदर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन इन विच दे इंटेंड टू एंटर द कंपनी इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। हमें इसी से पता चलता है, मेमोरेंडम से ही पता चलता है जी कंपनी जो काम करने जा रही है, कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, क्या वो उसके मेमोरेंडम में लिखा गया है। मैंने पैसा दिया ऐसी कंपनी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, अब वो कंपनी के मेमोरेंडम में भी यही लिखा गया था कि भाई हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आगे कल के इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे, फिर बाइक बनाएंगे, फिर गाड़ी बनाएंगे। लेकिन वो कंपनी वो सारे पैसे जो लोगों ने, शेयर होल्डर ने ये सोचते हुए लगाया है, और वो पैसे का गलत इस्तेमाल करती है। मान लेते हैं उसने वो पैसा पेट्रोल वाली गाड़ी बनाने में लगा दिया, डीजल वाली गाड़ी बनाने में लगा दी, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ नहीं, ठीक है ना। और अगर कंपनी ऐसा करती है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, तो ऐसे एक्ट को बोला जाए अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर उसने काम कर दिया, मेमोरेंडम में बात लिखी नहीं गई थी, इसलिए ये वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब बेकार हो जाएगा। अब चलते हैं सर, मेमोरेंडम बनता कैसे है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 4। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, memorandum of a company shall be drawn in such form and manner as given in the following table of schedule 1 of the Companies Act 2013। मतलब Companies Act 2013 के शेड्यूल 1 में ये जो फॉर्मेट होने वाला है ना मेमोरेंडम का, वो दिया गया। इसका मतलब कि ज़्यादातर कंपनियों का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से डिराइव हुआ है, जो कंपनीज एक्ट में बताया गया है, ताकि एक थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी हो सके, एकदम से ऐसा नहीं आ जाए मेमोरेंडम कि किसी को पता नहीं किस पेज पे क्या होगा। टेबल ए कंटेन्स फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब टेबल ए में क्या लिखा जाएगा, मेमोरेंडम का जो टेबल ए होगा उसमें बताया जाएगा कि कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। टेबल बी जो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का है, वो ये बताएगी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनके शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का जो टेबल सी होगा, MOA का जो टेबल सी होगा, वो ये बताएगी कि कंपनी गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल है। कंपनी का नेचर बेसिकली ये टेबल बता रहे हैं। टेबल डी कंटेन्स फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। टेबल डी बताएगा कि अनलिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम कैसा होता है। तो मेमोरेंडम के उन्होंने फॉर्मेट बता दिए कि भाई टेबल ए में
ऐसे मेमोरेंडम बनाए जाएंगे जो लिमिटेड बाई शेयर्स होंगे, ऐसी कंपनी का बनेगा। टेबल बी में जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है या जिनके शेयर कैपिटल नहीं, ऐसे कंपनी का मेमोरेंडम का फॉर्मेट है। टेबल सी में जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, उनके शेयर कैपिटल भी है, ऐसे कंपनी का मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए वो टेबल सी में बताया गया है। और टेबल डी जो कंपनी अनलिमिटेड है उनका मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए वो टेबल डी में है। और टेबल ई कंटेन्स फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब टेबल ई में वो फॉर्मेट दिया गया है जो कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी है बट उनके शेयर कैपिटल है उनके बारे में। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शैल बी, ये जो मेमोरेंडम है एमओए है वो प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होने चाहिए और नंबर्स कंसिक्यूटिवली, और नंबर होनी चाहिए, नंबरिंग में होनी चाहिए। नाउ डी डिजाइंड बाय प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एटलीस्ट 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब साइंड। जितने मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी बनाने में, जैसे पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने बंदे की जरूरत है, 7, तो उन 7 के सिग्नेचर चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2, उनके साइन चाहिए। 1% कंपनी में 1 बंदा, उनके साइन होने चाहिए मेमोरेंडम पे। ईच सब्सक्राइबर मस्ट साइन एंड मेंशन हिज नेम, हिज एड्रेस, सब डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस who shall attest the signature and shall provide his particular, मतलब इन मेंबर्स के इन मेमोरेंडम में ऐसे लोगों का घर का एड्रेस, उनकी ऑक्यूपेशन का, सारी की सारी चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी होंगी। ये हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर, बेसिक सा दिमाग में बिठा लिया कि सर मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा तो हमने जान लिया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, लेकिन वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले मेमोरेंडम के बारे में कुछ और समझेंगे कि मेमोरेंडम में और क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने बहुत ही बेसिक नॉलेज लिया मेमोरेंडम के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।